रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। आज की कहानी पे मैं आप लोग को लेके चलूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूं। जैसा कि आप सब लोग बोलते हैं कि सर अब संबंधों से हट के कोई दूसरी कहानी भी सुनाया करो। कल के दिन सुनाई थी कहानी, उस पर व्यूज़ देखेंगे तो मात्र 300 व्यूज़ अभी दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप लोग जो सुनना चाहते हैं वो मैं आप लोग को सुनाता हूँ। अगर आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप लोग शिकायत करना छोड़ दीजिए। और अगर आप लोग अवैध संबंधों से परे हटकर कहानी सुनना चाहते हैं तो आप लोग संडे वाले दिन 10 बजे का वेट किया करें। 10 बजे बेहतरीन कहानी मिलती ही है। और वैसे जो रेगुलर स्टोरीज़ का जो सिलसिला है ये 10 बजकर रात 10 मिनट पर जो है वो हमारा बदस्तूर जारी है। दोस्तों आज की कहानी की बात करें, आज की कहानी रिश्ते नातों को इस तरीके से झकझोर देने वाली कहानी है कि इसको आप लोग सुनेंगे तो आप लोग सोचेंगे कि एक हंसता खेलता परिवार है। इस परिवार के अंदर ना पैसे की कमी है, ना रुतबे की कमी है, अच्छा खासा नाम है। हर जगह इस परिवार को बहुत ज़्यादा इज्जत से बुलाया जाता है। लेकिन इस परिवार के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से जो परिवार की इज्जत होती है वो तो जाती ही जाती है। परिवार के 2 सदस्य भी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं, जबकि इस परिवार के अंदर पैसा, प्यार, इज्जत सब कुछ था। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है कन्नौज, और इसी कन्नौज में रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम होता है राधेश्याम वर्मा। राधेश्याम वर्मा अपनी जवानी के दहलीज पर थे। उसी समय चूँकि पढ़ लिख चुके थे, दिल्ली में रहकर पढ़ाई करते थे, तो उसी समय सोचते हैं कि क्यों ना दिल्ली में ही सेटल हो जाऊं। उसके बाद में जो राधेश्याम वर्मा होते हैं ये दिल्ली में ही सेटल हो जाते हैं और दिल्ली में एक जगह पड़ती है गोकुलपुरी। और इसी गोकुलपुरी में एक इलाका आता है भागीरथी बिहार, और इसी भागीरथी बिहार के अंतर्गत ये रहा करते हैं। वहाँ पर कुछ दिनों तक रहते हैं, उसके बाद में सरकारी इनकी नौकरी लग जाती है, टीचर हो जाते हैं। उसके बाद में इनकी शादी भी होती है। शादी जिनसे होती है उनका नाम होता है वीना वर्मा। अब जो व्यक्ति थे जिनका नाम मैंने आप लोगों को पहले बताया राधेश्याम वर्मा, उनकी पत्नी वीना वर्मा हो चुकी थी। अब ये दिल्ली के अंदर ही रहने लगते हैं, सेटल हो जाते हैं। अब चूंकि सरकारी टीचर थे तो हल्के हल्के पैसा आता है, धीरे धीरे पैसा आता है। उसके बाद में ये इसी भागीरथी बिहार के अंदर एक बड़ा सा मकान बनाते हैं। तकरीबन 100 या फिर 150 गज के अंदर ये मकान बनाते हैं। और इस मकान के अंदर 8-10 रूम होते हैं। 2 मंजिला ये मकान बनाते हैं। मकान नंबर होता है 245। अब चूंकि समय यूं ही गुजरता रहता है, उसके बाद में इन्हें एक बेटा हो जाता है। बेटा जो था वो भी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, पढ़ता है, लिखता है। उसके बाद में प्राइवेट टीचर हो जाता है। अब सोचते हैं कि बेटे की शादी करना चाहिए। उसके बाद में ये बेटे के लिए लड़की ढूंढते हैं। आखिरकार इन्हें लड़की मिलती है, जिस लड़की का नाम होता है मोनिका। मोनिका के साथ में बेटे की शादी कर दी जाती है साल 2017 और 16 के दरमियान। सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। थोड़ा सा समय और गुजरता है। जो बेटा था जिसकी शादी हुई थी, जिस बेटे का नाम था रवि, उसको एक बेटा हो जाता है जिसका नाम ये लोग जायस रखते हैं। अब परिवार के अंदर टोटल 5 लोग हो चुके थे। पहला परिवार का मुखिया जिसका नाम राधेश्याम शर्मा, दूसरी उनकी पत्नी जिनका नाम वीना शर्मा। राधेश्याम शर्मा 75 साल के हो चुके थे। जो उनकी पत्नी वीना शर्मा थी ये 68 साल की हो चुकी थी। बेटा रवि था, उसकी पत्नी मोनिका थी और इनका एक बेटा जायस। राधेश्याम वर्मा जब अपने रिटायरमेंट की दहलीज पर पहुंचते हैं तो उसके बाद में ये रिटायरमेंट लेते हैं। और उस समय ये स्कूल टीचर से अध्यापक हो चुके थे, प्रिंसिपल हो चुके थे और अच्छी खासी सैलरी इनकी हो चुकी थी। जब रिटायर होते हैं तो कुछ समय तक तो ये घर पर खाली पड़े रहते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि खाली पड़े पड़े भैया टाइम कैसे कटे, क्योंकि जो आदमी काम वाला होता है उसे घर पर टाइम काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब चूंकि इनका दिल्ली के अंदर ही खुद का मकान है, काफ़ी बड़ा मकान है, तो उसके बाद में ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना यहीं पर पास में ही एक परचूनी की दुकान कर ली जाए। हालांकि पैसे कमाने का इनका कोई भी मोटिव नहीं था। पैसा इन्होंने अपनी ज़िंदगी में भरपूर कमाया था। अब बेटा जो था वो भी प्राइवेट टीचर था, पैसे की कोई कमी थी नहीं। लिहाजा ये सोचते हैं कि ठीक है परचूनी की दुकान रख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम कट जाएगा। उसके बाद में ये परचूनी की दुकान खोलते हैं। उधर जो बेटा था जो कि प्राइवेट टीचर के तौर पे काम कर रहा था, कुछ ऐसा होता है कि उसकी नौकरी चली जाती है। जब उसकी नौकरी चली जाती है तो अपने पिताजी से डिस्कस करता है। उसके बाद में ये पिताजी जो थे अपने बेटे से कहते हैं बेटा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पैसे हमारे पास हैं भी हैं जो कि हमारा फ़ंड है। दूसरी तरफ मैंने परचूनी की दुकान भी खोल रही है, घर का खर्चा इससे चलता रहेगा। साइड से तुम अगर अपना कोई बिज़नेस करना चाहो तो बिज़नेस कर लो, नौकरी देखना चाहो तो नौकरी देख लो।
तो बेटा जो रवि होता है ये गारमेंट्स की शॉप करता है, इसमें ये होलसेल और रिटेल का काम किया करता है। सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे परिवार के खर्चे बढ़ते हैं और इनका जो काम था उस तरीके से फल फूल नहीं रहा था। हालांकि जो नौकरी का सिलसिला था, जब नौकरी से पैसे आते थे तो अच्छे पैसे आते थे, फिक्स इनकम हुआ करती थी। अब चूंकि बिजनेस है, इसमें कभी अप्स होता है कभी डाउन्स होता है, ये सारी चीज़ें चल रही थी। लिहाजा ये परिवार वाले जो राधेश्याम शर्मा होते हैं, खासकर जिनकी उम्र 75 साल है, ये अपने बेटे से कहते हैं कि तुम्हारा जो बिजनेस है, बिजनेस तो ठीक है, मुझे इसका फ्यूचर भी दिखाई पड़ रहा है, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपने बिजनेस को बड़ा कर लो। अब बिजनेस को बड़ा करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। लिहाजा राधेश्याम शर्मा और जो बेटा रवि था, ये दोनों बाप बेटे मिलकर फैसला करते हैं कि जो हमारा इतना बड़ा सा घर है, इस घर को हम लोग बेच देते हैं। और अगर हम इस घर को बेच देंगे तो कोई छोटा मोटा घर भी ले सकते हैं, वहाँ रह लेंगे। और ये जो बड़ा सा घर है ये किसी काम का भी नहीं है, क्योंकि हम इसमें किसी किराएदार को भी नहीं रख सकते। आमतौर पर कुछ फैमिलियाँ ऐसी होती हैं जो जिस घर में रह रही होती हैं उसमें किराएदार को रखना उचित नहीं समझते हैं। लिहाजा अब ये फैसला करते हैं, बिल्डरों को बुलाते हैं, उस मकान को दिखाते हैं। अब जब मकान को दिखाया जाता है, कूदा जाता है कि भैया कितनी कीमत इसकी हो जाएगी, तो पता चलता है कि ये जो मकान है, इस मकान की कीमत करोड़ों में है, यानी 2 से 3 करोड़ के आसपास का ये मकान बिक सकता है। अब जब इस तरीके से बताया जाता है मकान बिक सकता है, तो जो रवि होता है और जो राधेश्याम शर्मा होते हैं, ये दोनों बाप बेटा सोचते हैं कि मकान तो अच्छे पैसों का बिक जाएगा, हम उसके बाद में अच्छा कारोबार सेट कर सकते हैं। लिहाजा अब ये मकान के लिए ग्राहक ढूंढने लगते हैं। अब चूंकि मकान इतना बड़ा था तो इतनी जल्दी से ग्राहक मिल पाना, इतने बड़े मकान के लिए जो इतनी बड़ी अमाउंट वहाँ पर फंसा सके, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। उसके बाद में राधेश्याम शर्मा अपने बेटे रवि को बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटे, अगर हम इस मकान को टुकड़ों में करके बेच दें, यानी पीछे वाला जो पोर्शन है ये पहले बेच दें, बात को जिसमें हम लोग रह रहे हैं ये पोर्शन बेच दें, बात को जो सामने वाली जगह है वो बेच दें, इससे हमें कीमत भी ज़्यादा मिल सकती है और ऐसा होगा कि हमारा मकान जल्दी बिक भी जाएगा। लिहाजा रवि को भी ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो अपने पिता राधेश्याम शर्मा से कहते हैं कि ठीक है, तुम ग्राहक लगाओ, मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ। राधेश्याम शर्मा चूंकि परचूनी की दुकान पर बैठते थे तो उनके पास कुछ लोग आकर बैठा भी करते थे, इसलिए ये लोगों से जिक्र करते हैं। थोड़ा ही दिनों का समय गुजरता है कि जो पीछे वाला मकान था, जो पीछे वाला हिस्सा था, जो पीछे वाला पोर्शन था, उसके लिए ग्राहक मिल जाता है। बाकायदा दोनों बाप बेटे राधे श्याम शर्मा और रवि ये दोनों सौदा करते हैं और 50 लाख रुपए में उस पीछे वाले पोर्शन का सौदा हो जाता है। बयानों के तौर पर जो व्यक्ति था जिसने मकान लिया था वो 5 लाख रुपए राधेश्याम शर्मा को दे देता है। और उसके बाद में यूँ होता है कि जब रजिस्ट्री वगैरह कराएंगे तो उसके बाद में जो बची हुई 45 लाख की अमाउंट है ये उस समय दे दी जाएगी। उसके बाद में ये जो बाप बेटा थे चलो थोड़ा खुश भी थे कि चलो 50 लाख रुपए हाथ आए, इससे हम लोग अपना जब तक कारोबार बढ़ाते हैं, अगर कारोबार चल जाता है तो हो सकता है कि आगे वाला मकान ना बेचें। 5 लाख रुपए एडवांस आ चुके थे। अब इंतज़ार था कि कब ये लोग रजिस्ट्री के लिए आए और कब बाकी का जो पैसा है 45 लाख रुपए ये मिले। जो राधेश्याम शर्मा थे ये अपने ही पास उन 5 लाख रुपए को रख लेते हैं, क्योंकि मकान 2 मंजिला था। ऊपर वाले पोर्शन पर बेटा रवि, उनकी पत्नी मोनिका और बेटा जायस रहा करते थे, और नीचे वाले पोर्शन पे यानी जो ग्राउंड फ्लोर था उस पर राधेश्याम शर्मा जिनकी उम्र 75 साल, उनकी पत्नी जिनका नाम वीना शर्मा जिनकी उम्र 68 साल ये रहा करते थे। सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। जो चीज़ें होना चाहिए थी परिवार के अंदर, जो अनुकूल था वो सब कुछ हो रहा था। जैसी प्लानिंग इस बाप बेटा ने की थी वो हो रहा था। लेकिन इसी बीच में एक तारीख आती है, 9 अप्रैल साल 2023, दिन था सोमवार का। और 9 अप्रैल साल 2023 को सुबह सुबह का वक्त होता है कि जो घर की बहू होती है जिसका नाम होता है मोनिका, जब ये सुबह सुबह उठती है नाश्ता बनाने के लिए नीचे आती है। जैसे ही ये नीचे आती है तो इसके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि इसके सामने जो मंजर था ये इतना ज़्यादा डरावना था जिसे देखते ही इसकी चीखें निकल जाती हैं। इसकी चीख सुनकर जो बेटा रवि होता है यानी मोनिका का जो पति होता है ये भी दौड़ा दौड़ा आता है। जो राधेश्याम शर्मा का पोता था जिसका नाम जायस था वो भी भागा भागा आता है। पूरा परिवार घर के अंदर चीख रहा है। आस पड़ोस के लोगों को जब इस परिवार की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो भी भागते हैं। जैसे ही सारे लोग उस घर के अंदर आते हैं तो उस घर का जो दृश्य था ये इतना ज़्यादा डरावना था, इतना ज़्यादा खतरनाक था कि वहीं से तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। पुलिस को जब फ़ोन किया जाता है तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। और सबसे पहले जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो देखती क्या है कि जो राधेश्याम शर्मा है, उनकी जो पत्नी है वीना शर्मा, ये दोनों जो बेड था उस पर मृत पड़े हुए हैं। और इनके जिस्म पर किसी ने चाकू से इतनी बेरहमी से वार किया है कि किसी भी तरीके की सिला रहमी नहीं दिखाई है, और इनके जिस्म को गोद कर इनकी हत्या कर दी गई है।
जो घर के अंदर सामान था वो बिखरा पड़ा था। अलमारी से जो 5 लाख रुपए रवि बता रहा था बयाने में आए थे वो चोरी हो चुके थे। कुछ ज्वेलरी थी घर की वो चोरी हो चुकी थी। गेट जो थे उस पर फोर्सफुली एंट्री दिखाई पड़ रही थी, यानी कोई व्यक्ति आया, वो भी घर के पीछे दरवाजे से। घर के अंदर 2 गेट थे, एक पीछे से एक आगे से। तो कोई व्यक्ति पीछे के दरवाजे से आया और उसने ही इस परिवार के जो 2 सदस्य हैं जो कि बुजुर्ग हैं, इन दोनों की हत्या कर दी और बाकी का जो माल है वो लूट कर फरार हो गया। लिहाजा पुलिस अब इस पूरे मामले में क्राइम सीन को बहुत अच्छी तरीके से सील करती है। जो डेड बॉडीज़ होती हैं और डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पुलिस इस पूरे केस में छानबीन करने के लिए लग जाती है। अब पुलिस जो थी वो इस पूरे मामले में छानबीन शुरू कर चुकी थी और सबसे पहले पुलिस उस क्राइम सीन को बहुत बारीकी से चेक करती है। तो उसमें कुछ चीज़ें जो पुलिस को दिखाई पड़ती हैं वो ये होती हैं कि इस घर के अंदर लूटपाट जैसी चीज़ें जो हुई हैं वो हुई हैं। अलमारी से कपड़े लत्ते बाहर हैं, कुछ जेवरात जो है वो चुराया गया है। 5 लाख रुपए की नकदी थी, उसमें से 4.5 लाख रुपए जो चोर थे वो लेकर फरार हुए थे। लेकिन घर के पीछे वाले गेट से आए थे और पीछे वाले गेट से ही वो फरार हो गए थे। लेकिन इसमें एक बड़ी अजीब चीज़ जो पुलिस वालों ने देखी वो ये थी कि जो घर के पीछे वाले दरवाजे के अंदर जो ताला था ये इतना ज़्यादा पुराने ज़माने का ताला था, इतना ज़्यादा अजीब तरीके से ये लगाया जाता था कि ये घर के लोगों के सिवा किसी और को पता नहीं था कि ये ताला खुलेगा कैसे। अब इस ताले को खोला गया था क्योंकि गेट टूटा हुआ नहीं था। हालांकि फोर्सफुली एंट्री तो दिखाई पड़ रही थी, लेकिन फोर्सफुली एंट्री शायद दिखाने के लिए की गई थी क्योंकि ताला इस तरीके से वो खोला जाता था कि घर के सदस्यों के अलावा कोई और व्यक्ति उस ताले को खोल नहीं सकता था। लिहाजा पुलिस इस पूरे मामले में ये जो चीज़ें थी ये भी नोट करती है। उसके बाद में कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगालती है तो पता चलता है कि 2 व्यक्ति इस घर के अंदर आए थे जो कि घर के पीछे वाले दरवाजे से आए थे। ये चीज़ें साफ थी कि 2 व्यक्ति आए थे, उन्हीं ने ही चोरी डकैती की होगी। उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो इन परिवार वालों से पूछताछ करते हैं, क्या तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी थी, क्या तुम्हारी किसी से कोई रंजिश, कोई पैसों का लेन देन, या तुम्हारा जो पैतृक गांव है वहाँ से किसी की कोई दुश्मनी, कोई रंजिश। तो जो बेटा रवि होता है कहता है, साहब हम तो बहुत सीधे साधे सज्जन लोग हैं, मैं भी टीचर था और जो मेरे पिताजी हैं वो भी सरकारी स्कूल में टीचर थे और प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए। उसके बाद में उन्होंने परचूनी की दुकान खोल ली है। अब परचूनी की दुकान चला रहे हैं तो बहज हमारी किसी से क्या दुश्मनी होगी। एक ज़माना हो गया हमें दिल्ली आकर, और दिल्ली में आने के बाद में हमारा कोई ऐसा बिजनेस नहीं था जिससे हमारा कोई झगड़ा वगड़ा किसी से हो जाए। दोनों ही बाप बेटा टीचर थे, अच्छी इज्जत थी, लोग इज्जत दिया करते थे। लेकिन आज इस तरीके से ये सब कुछ हो गया। जो भी हो साहब, आप कातिल को पकड़ लीजिए। जिसने भी ये कत्ल किया है उसने ठीक नहीं किया है। हमारे परिवार की जो दशा है ये बहुत ज़्यादा इस समय ख़राब है और आप हमसे इस समय ज़्यादा सवाल जवाब ना कीजिए। अब ये सारी बातें जो रवि था ये पुलिस वालों से कहता है। पुलिस वाले भी समझ जाते हैं कि भैया घर के अंदर डबल मर्डर हुआ है और इस तरीके से बार बार घर वालों से पूछताछ करना ये भी उचित नहीं होगा। लिहाजा पुलिस वाले सोचते हैं कि इस पूरे मामले में अब हमें अपने तरीके से छानबीन करनी पड़ेगी। अब सीसीटीवी फुटेज में ये 2 व्यक्ति देखे गए हैं, लेकिन इनकी छवि जो थी वो इतनी ज़्यादा धुंधली थी कि इन्हें पहचाना नहीं जा सकता। उसके बाद में पुलिस जो थी सोचती है कि क्यों ना आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जाए, क्योंकि हो सकता है कि बेटा काम पर रहता है, पिताजी का झगड़ा वगड़ा हो गया हो दुकान पे किसी से और इन घर वालों को ना पता हो, मोहल्ले वालों को पता हो। इसलिए पुलिस वाले अब मोहल्ले वालों से पूछते हैं। और दोस्तों कहा जाता है कि मोहल्ले वाले किसी भी घर की पूरी डिटेल जानते हैं और सेम कुछ यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। दरअसल मोहल्ले वाले बताते हैं कि साहब हमारी नज़र में ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि इस परिवार का किसी से कोई झगड़ा हुआ। हाँ, इतना ज़रूर है, जो घर की बहू है जिसका नाम मोनिका है और उसका जो पति रवि है, इन दोनों के जो रिश्ते हैं ये ठीक नहीं है। आए दिन इनके अंदर झगड़ा होता है। और जहाँ तक मोहल्ले वालों की बात है तो ये मोहल्ले वाले कहते हैं कि साहब बात में कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि रवि को मोनिका के चरित्र पर शक है और इसी वजह से जो मोनिका है और जो रवि है इन दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता है। अब पुलिस वालों का इतना ही सुनना था कि रवि और मोनिका के बीच में जो रिश्ते हैं वो ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों की जो शक की सुई थी वो लौट फेर कर घर वालों की तरफ ही आती है। अब यहाँ पर पुलिस को 2 डाउट जो बहुत ज़्यादा क्लियरली पुलिस को ऐसा लग रहा था कि इसमें परिवार वालों का हाथ हो सकता है। पहला ये कि जो घर के पीछे वाले गेट में जो ताला लगा था वो ताला सिर्फ घर वाले ही खोल सकते थे, किसी अनजान व्यक्ति को तो पता है नहीं कि ताला कैसे खुलेगा, ताला तोड़ा भी नहीं गया था। और दूसरा ये कि रवि और मोनिका यानी इस दंपति के जो बेटा और बहू हैं इन दोनों के बीच के रिश्ते ठीक नहीं हैं। अब रिश्ते ठीक नहीं हैं तो कत्ल रवि तो कर नहीं सकता, तो हो सकता है कि इसमें मोनिका का हाथ हो। तो पहले रवि को बुलाया जाता है ताकि मोनिका को किसी भी प्रकार का कोई शक ना हो। रवि से पूछताछ की जाती है।
उसके बाद में डेली रूटीन की तरह मोनिका से पूछताछ की जाती है। लेकिन दोस्तों, जब मोनिका से पूछताछ की जाती है, क्योंकि पुलिस को शक तो मोनिका के ऊपर ही था, इसलिए पुलिस के जो सवाल होते हैं थोड़े मोनिका के प्रति सख्त होते हैं। अब मोनिका जब पुलिस की सख्ती का सामना करती है तो मोनिका लगातार अपने बयान बदलती है, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है। अब यहीं से जो पुलिस का शक था ये मोनिका के ऊपर यकीन में बदल जाता है। अब पुलिस अपनी सीधी उंगली को टेढ़ा करती है। अब जो मोनिका थी, चूँकि दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूँ, कोई पेशेवर कातिल हो तो पुलिस को थोड़ी बहुत देर घुमा सकता है, लेकिन जो पेशेवर कातिल ना हो, जिसने कभी कत्ल करने के बारे में सोचा ही ना हो, महज किसी गलतफहमी की वजह से, महज गुस्से की वजह से, महज किसी के चढ़ावे में आकर अगर वो कत्ल करता है या फिर कुछ चीज़ों से बाहर निकलने के लिए कत्ल करता है, तो पुलिस को ज़्यादा देर नहीं घुमा सकता और पुलिस को ज़्यादा देर गुमराह नहीं कर सकता। लिहाजा पुलिस जब मोनिका के प्रति अपनी उंगली टेढ़ी करती है तो जो मोनिका थी ये पुलिस के सामने तोते की तरह बोलने लग जाती है। और जैसे ही ये बोलती है, कहती है, हाँ मैंने अपने सास ससुर का कत्ल कराया है। अब पुलिस पूछती है कि कत्ल क्यों कराया भाई, क्या बात है, क्या तुम्हारे सास ससुर ने बिगाड़ लिया और कत्ल किससे कराया? तो मोनिका दो नाम बताती है। पहला नाम होता है आशीष का और दूसरा नाम होता है विकास का। ठीक है, पुलिस को ये दो नाम बताए जाते हैं। पुलिस एक टीम भेजती है ताकि इन दोनों की गिरफ्तारी कराई जा सके। अब पता चलता है कि ये दोनों वहाँ से फरार हैं। सूत्रों के हवाले से उन्हें यह खबर लगी कि ये उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश में कहीं छुपे हुए हैं। पुलिस इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तो कर रही है, लेकिन इधर पुलिस इस मोनिका से पूछताछ कराती है कि आखिर तुमने कत्ल क्यों कराया। तो मोनिका यहाँ पर एक अलग कहानी सुनाती है और इस कहानी के अनुसार जब मोनिका की शादी इस राधे श्याम शर्मा के बेटे रवि के साथ में होती है साल 2016-17 के अंदर, तो उस समय से ही ये अपने पति रवि के प्रति खुश नहीं थी, क्योंकि रवि जो था वो पेशे से टीचर था, अपना बिजनेस भी संभालता था, इसके पास इतना टाइम नहीं हो सकता था कि वो मोनिका को कहीं घुमा सके फिरा सके। मोनिका जो थी वो आज़ाद ख्यालों की लड़की, इसलिए शुरू दिन से ही इसे रवि से ज़्यादा लगाव नहीं हुआ। कहने को ये एक शादी के बंधन में तो बंधी थी, चाहे जिस्मानी तौर पे कहें या फिर किसी और वजह से, मोनिका और रवि कभी एक दूसरे के अच्छे पति पत्नी न बन सके, क्योंकि रवि के पास टाइम नहीं था और मोनिका चाहती थी कि वो घूमे फिरे। इस वजह से ही इन दोनों के बीच में आए दिन झगड़े होने लगते। जब लगातार झगड़े होते हैं तो झगड़े इस कदर बढ़ने लगते हैं कि जो पति और पत्नी का रिश्ता होता है कई बार ये मार पिटाई में भी बदल जाता है। चीज़ें यूँ ही बढ़ती रहती हैं। उसके बाद में कोरोना आ जाता है साल 2020। उस समय लॉकडाउन लग जाता है और दोस्तों जब लॉकडाउन लगता है, आप सभी लोगों को पता है कि घर का चाहे छोटा बच्चा हो या फिर बुजुर्ग, सारे के सारे लोग घर के अंदर कैद थे। अब जिस व्यक्ति से पहले से ही ना बनती हो, अब 24 घंटे वो आदमी शक्ल के सामने, तो उससे लड़ाई झगड़ा होना जो है मामूली सी बात है। अब जब रवि, मोनिका और उनका बेटा जायस और राधे श्याम शर्मा और वीना शर्मा, ये पाँचों ही लोग घर के अंदर रहने लगे, तो इसी बीच में रवि और मोनिका के जो झगड़े थे ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए। आए दिन झगड़े होने लगते। अब मोनिका भी सोचने लगी थी कि उसकी जो ज़िंदगी है ये रवि के साथ नहीं है, इसलिए अब ये सोशल मीडिया का सहारा लेती है और सोशल मीडिया के थ्रू ये प्यार ढूंढने लगती है। जब ये सोशल मीडिया के पन्ने लगातार पलटती है, लगातार अपने लिए कोई ऐसा बंदा ढूंढती है जो इसके लिए अपनी ज़िंदगी निछावर कर सके, इसे घुमा सके फिरा सके, तो इसी दौरान इसकी मुलाकात होती है आशीष नाम के एक लड़के से। आशीष से जब बातचीत होती है तो पता चलता है कि जो आशीष है ये कहीं पर प्राइवेट नौकरी करता है और बाकी के बचे हुए समय में ये बाउंसर की नौकरी भी करता है। आशीष बताता है कि बाउंसर की नौकरी करता है, खुले मिजाज का लड़का है, ज़्यादा पैसे तो नहीं है लेकिन परिवार के साथ में बहुत ज़्यादा खुश है, ओपन माइंडेड है। और यही सारी चीज़ें जो थी वो ये मोनिका चाह रही थी। ओपन माइंडेड बंदा ही उसे चाहिए था कि वो उसे घुमा सके फिरा सके, अच्छे कपड़े पहना सके, मॉडर्न बना सके उसे। तो इसी वजह से जो मोनिका थी और जो आशीष था, इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। नज़दीकियाँ धीरे धीरे दोस्ती में बदलती हैं और दोस्ती जो थी वो धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अब उसके बाद में जो आशीष होता है और जो मोनिका होती है ये घंटों घंटों फ़ोन पे बात किया करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू ये जो बातचीत थी शुरू हुई थी, उसके बाद में नंबर एक्सचेंज हो गया, व्हाट्सएप पे आ गए, कभी वीडियो कॉल पर कभी ऑडियो कॉल पर, रात रात भर ये लोग बात करते। और जो रवि था ये घर कम ही आया करता था, क्योंकि इसका बिजनेस था गारमेंट्स का। कई बार ऐसा होता था जहाँ पर शॉप थी वहीं सो जाया करता था। तो जो मोनिका थी इसको भी काफ़ी ज़्यादा मौका मिल रहा था जो आशीष था इससे बात करने का। अब आशीष जो कि इतना बड़ा आदमी नहीं था, एक बाउंसर था, तो मोबाइल दिन भर पास में ही रहना, दर लगातार उससे बात करना, ये सारी ही चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं। अब लॉकडाउन का समय था, लॉकडाउन का समय धीरे धीरे गुजरता है और जैसे ही समय गुजरता है, लॉकडाउन जैसे ही ओपन होता है, तो उसके बाद में ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना मिला जाए।
अब मिलने का प्लान होता है तो साल 2021 में आखिरकार जो मोनिका होती है ये सुबह सुबह अपने घर से तैयार होकर निकलती है, बाकायदा मेकअप कर कर, बाकायदा लिपस्टिक लगा कर, नई साड़ी पहनकर। जब इस तरीके से ये निकलती है तो घर के जो मुखिया होते हैं राधेश्याम वर्मा और जो उनकी पत्नी होती हैं वीना वर्मा, ये बहू को इस तरीके से जाते हुए देखते हैं तो पूछते हैं, बहू कहाँ जा रही हो? तो वो बस एक किसी रिश्तेदार का नाम बता देती है कि वहाँ जा रही हूँ, जल्द ही लौट आऊँगी, तुम चिंता मत करना। जो पति रवि होता है ये घर पे नहीं होता है, ये अपनी शॉप पर होता है, क्योंकि लॉकडाउन के समय भी शायद इसने परमिशन ले रखी थी और ये मैन्युफैक्चरिंग का या फिर कुछ काम चलवा रहा था वहाँ पर। अब इस तरीके से जब जो मोनिका होती है सुबह सुबह निकल जाती है और उसके बाद में ये एक होटल में जाकर इस आशीष से मिलती है। पूरा दिन ये उस होटल के अंदर रहते हैं, एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब शाम के वक्त बेटा रवि राधेश्याम शर्मा से पूछता है कि जो मोनिका है ये कहाँ गई है, क्योंकि मोनिका का फ़ोन मैं लगा रहा हूँ, लगातार फ़ोन लग नहीं रहा है, उठ नहीं रहा है। तो राधेश्याम वर्मा बताते हैं कि तुम्हारी जो बहू है सुबह सुबह तैयार होकर कहीं गई है। वो माँ से पूछता है, माँ वीना वर्मा भी यही बताती है कि तैयार होकर गई है, शायद किसी रिश्तेदार के घर गई है। अब जो रवि था, जो आस पड़ोस के रिश्तेदार थे, सारे रिश्तेदारों में कॉल करता है तो पता चलता है कि जो मोनिका है ये वहाँ नहीं आई है और ना तो किसी रिश्तेदार के घर कोई फंक्शन है। लिहाजा अब जो रवि था ये अपनी पत्नी का वेट करने लगता है और तकरीबन शाम के 7 बजे जो मोनिका थी ये घर वापस लौट के आती है। रवि इससे पूछता भी है तो ये तरह तरह के बहाने बना देती है, लेकिन कहीं ना कहीं रवि को शक हो चुका था, कहीं ऐसी जगह गई थी जहाँ पर ये मुँह काला करके आई है। अब चूंकि इन दोनों पति पत्नी के बीच में जो रिश्ते थे पहले से ही ठीक नहीं थे, आए दिन झगड़ा ये सारी चीज़ें चलती रहती थी, इसलिए रवि अब इस मोनिका के ऊपर पैनी नजर रखने लगता है। अब दोस्तों कहा जाता है कि इश्क और मुश्क इन चीज़ों को कितना ही छुपाया जाए, आखिरकार ये चीज़ें पता चलती हैं। और जो मोनिका थी जब पहली बार आशीष के साथ में शारीरिक संबंध बना के आई थी, जो कि पेशे से एक बाउंसर था, तो उसने इसे काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट भी किया था, तो अब ये उसकी दीवानी हो चुकी थी। अब ये अपने पति की मौजूदगी में भी उसके सोने के बाद अब ये आशीष को कॉल करने लगी थी। लेकिन इस मोनिका को लग रहा था कि शायद उसका पति रवि सो चुका है, लेकिन रवि सोया नहीं था। वो अपनी पत्नी को रंगे हाथों बात करते हुए पकड़ लेता है। जब वो बात करते हुए पकड़ता है अपनी पत्नी को काफ़ी ज़्यादा डांटता है, डपटता है, और पत्नी जो होती है उस समय कहती है कि ठीक है बाबा, आज से मैं बात नहीं करूँगी। रवि को लगता है कि ठीक है चलो, झगड़ा ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं, लेकिन कम से कम पत्नी मान रही है, परिवार की इज्जत तो नहीं जाएगी। उसके बाद में सारी चीज़ें नॉर्मल होने लगती हैं। लेकिन जो मोनिका थी, इसका आशीष के साथ में जो अटैचमेंट था ये कम होने की बजाय और बढ़ता चला जा रहा था। आए दिन जब भी रवि बाहर जाता, मोनिका घर से बाहर निकलती, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती, कभी उसके घर गाजियाबाद पहुंच जाती, कभी होटल में मिलती, कभी कार में। इस तरीके से लगातार वो उसके साथ में शारीरिक संबंध बना रही थी और जो रवि था उसे कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि रवि घर पे आता था तो उस समय मोनिका घर पे नहीं हुआ करती थी। जब वो अपने माता पिता यानी राधेश्याम वर्मा और वीना वर्मा से पूछता तो वो यही कहती कि सुबह सुबह तैयार होकर गई है नवाबजादी, पता नहीं कहाँ गई है। अब इन सब को लेकर जो रवि था उसको कहीं ना कहीं मोनिका के ऊपर फिर से डाउट हो जाता है और इस बार वो फिर से मोनिका को रंगे हाथों बात करते हुए पकड़ लेता है। इस बार झगड़ा इतना ज़्यादा तेज़ इन दोनों पति पत्नी के बीच में होता है, जो राधेश्याम वर्मा होते हैं, उनकी जो पत्नी वीना वर्मा होती है, इन दोनों को भी पता चल जाता है कि उनकी बहू के किसी और के साथ में अवैध रिश्ते हैं। अब जब वीना वर्मा, राधेश्याम वर्मा, इन दोनों को मोनिका के बारे में पता चलता है तो मोनिका के दिल में अब डर आता है। उसको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि उसकी तलाक हो जाए और ये जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है ये उसके हाथ से निकल जाए। लिहाजा अब जो मोनिका थी ये सब परिवार वालों से कहती है कि वो आइंदा से ऐसी कभी गलती नहीं करेगी, उसे माफ़ कर दीजिए। जो राधेश्याम वर्मा होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सज्जन पुरुष होते हैं, समाज में परिवार में सब जगह इज्जत थी, तो वो बेटे को समझाते हैं, कहते हैं बेटा ठीक है, गलती इंसान से हो जाती है, अगर गलती हुई है तो माफ़ कर दो, माफ़ करने वाला बड़ा होता है, गलती करने वाला हमेशा छोटा होता है। तो जो रवि होता है पिताजी की बहुत अच्छी बात माना करता था, इसलिए जो अपने पिता राधेश्याम शर्मा की बात मानता है और इस बार फिर से ये जो मोनिका होती है इसे माफ़ कर देता है। लेकिन जैसे ही थोड़े दिनों का समय गुजरता है, जो मोनिका थी इसके ऊपर जो आशीष था इसका भूत सवार था, क्योंकि आशीष इसको बहुत ज़्यादा प्रसन्न रखता था शारीरिक मामले में। इस बार जब ये आशीष से वीडियो कॉल कर रही थी तो उसी समय जो राधेश्याम वर्मा होते हैं, उनकी जो पत्नी वीना वर्मा होती है, जब बेटा रवि घर पे नहीं होता है, ये लोग ऊपर पहुंचते हैं तो उस समय ये वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है और जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं। जब इस तरीके से ये अपनी बहू को किसी से वीडियो कॉल पर इस तरीके से आपत्तिजनक स्थिति में बात करते हुए देखते हैं, ये तुरंत नीचे लौट जाते हैं और जो मोनिका थी अब ये डर जाती है। उसको लगता है कि आज शायद ये दोनों रवि को सारी बात बता दें और मेरा जो है वो भांडा फूट हो जाए, उसके बाद में मेरी तलाक हो जाए और ये जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है ये हाथ से निकल जाए।
हालांकि इसकी प्लानिंग तो पहले ही से थी कि ये आशीष के साथ चली जाएगी, क्योंकि इसको जो दोनों बुढ़िया और बुढ़े थे ये भी एक आंख नहीं भाते थे, बेटा भी एक आंख नहीं भा रहा था, जो पति रवि था ये तो पहले से ही नहीं भाता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मोनिका सोचती थी कि इस प्रॉपर्टी में से उसे कुछ हिस्सा मिल जाए, बुढ़िया बुढ़े मर जाए उसके बाद में कंपनसेशन में आधी प्रॉपर्टी तो ले लूँगी। लेकिन बुढ़िया बुढ़े अभी जीवित थे, इसलिए ये लोग इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन अब इन बुढ़िया बुढ़ों ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया था, इसलिए अब इसे डर लगने लगा। और इसी के तहत ये जो मोनिका थी अब आशीष के साथ मिलकर प्लानिंग करती है, और प्लानिंग ये करती है कि बुढ़िया बुड्ढों को आज रात ख़त्म कर देना है, और इन दोनों को ख़त्म कर देंगे तो उसके बाद में हमें मौका मिल जाएगा कि हम कंपनसेशन में आधी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, अगर मैं रवि के साथ में तलाक लूँगी तब भी। अब प्लान बन जाता है। जो आशीष था, अब चूंकि उसे मर्डर करना था, तो वो अपने साथ अपने एक दोस्त विकास को मिलाता है। विकास जो कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। विकास को मिलाता है, उसे बताता है कि इस तरीके से उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो कि करोड़पति है, और इस तरीके से उसकी प्रॉपर्टी हमें मिल सकती है, अगर तुम उसका साथ दो तो तुम्हें भी अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। जो विकास था ये भी तैयार हो जाता है। उसके बाद में 8 अप्रैल साल 2024 को रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास सारे परिवार वाले लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जो रवि था और मोनिका थी ये ऊपर सोने के लिए चले जाते हैं, और जो राधे श्याम वर्मा थे और जो वीना वर्मा थी, इन्होंने अभी तक अपने बेटे को कुछ नहीं बताया था। इन्होंने सोचा था कि सुबह को बताएंगे, अभी बेटा थका हारा आया है, लिहाजा ये भी नीचे सो जाते हैं। और उसी समय जो मोनिका होती है आशीष को कॉल करती है कि सारे लोग सो चुके हैं, तुम आ जाओ। पीछे का ये दरवाज़ा उन्हें खोल के देती है, वो दोनों लोग आते हैं। उसके बाद में मोनिका ऊपर चली जाती है और ऊपर से फ़ोन कर सारी बात बताती रहती है कि पति सोए हैं, अब तुम चाहो तो हमला कर देना। उसके बाद में जो आशीष और विकास होते हैं, ये दोनों दंपति जो कि राधे श्याम वर्मा 75 साल, वीना वर्मा 68 साल, इन दोनों की बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर देते हैं। उसके बाद में जो आशीष था ये फिर से मोनिका को कॉल करता है, और कॉल करने के बाद में कहता है कि घर के अंदर कुछ जेवरात, कुछ पैसे वगैरह हैं क्या। तो वो बताती है कि इस तरीके से अलमारी है, उसके अंदर 5 लाख रुपए का बयाना मिला था, उसमें 50,000 रुपये छोड़ देना, और बाकी के 4.5 लाख रुपये तुम ले जाना, क्योंकि हमें भी थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, इनका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। तो 50,000 रुपये वो छोड़कर बाकी के सारे जेवरात लेकर वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। और चालाकी ये थी कि मोनिका ने नया सिम कार्ड खरीदा था और आशीष ने भी नया सिम कार्ड खरीदा था, ताकि किसी को कानो कान कोई शक ना हो सके, कोई खबर ना लग सके। बहरहाल दोस्तों, जब पुलिस के सामने ये पूरा मामला आता है तो पुलिस बड़ा हैरान होती है कि एक महिला जिसने महज अपने अवैध संबंधों, अपनी जिस्मानी भूख के लिए 2 बूढ़े बुजुर्ग जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत कर कर इस घर को बनाया, इस संपत्ति को बनाया, उनकी हत्या कर दी। ज़रा सोचिए दोस्तों कि इंसान अवैध संबंधों में बहकर किस तरीके से गुनाहों के रास्ते पर चल देता है। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी को आप लोग किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन एक छोटे से व्यूज़ पर छोटे से आप लोग के कमेंट्स आए हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों, कल हमारे चैनल पर जो कमेंट्स आए थे, इसमें इकरा इमरान जिन्होंने पहला कमेंट्स किया था और ये लिखती थी, गलती किसी और की भी हो सकती है, बट शायद ऐसा लगता है कि कोलकाता में ये जो केस है इसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद में राजू निरंकारी हैं, लिखते हैं, नमस्ते मलिक भाई, नाइस स्टोरी। तो राजू निरंकारी जी आपका शुक्रिया। शील निधि हैं, लिखते हैं, कहानी अच्छी प्रस्तुति की है भाई जी। तो भाई आपका शुक्रिया। केशव शर्मा है, लिखते हैं, लव यू सर फ्रॉम कनाडा। तो केशव शर्मा जी आप कनाडा से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं, नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं, हमेशा की तरह कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब। रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। संदीप गिल हैं, लिखते हैं, संदीप सिंह न्यूजीलैंड से कहानी सुनते हैं, भैया आपका शुक्रिया। उसके बाद में एमडी रिजवान अली हैं, लिखते हैं, सो सैड। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई हो। और कितने लोग सुपर संडे का वेट कर रहे हैं, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।